जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। महिला सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मार्च आते ही हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा करने लगते हैं? क्यों नहीं ऐसा होता कि हम जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उसमें लगातार हम सेमिनार करें, प्रशिक्षण दें ताकि जो युवा है वो जागरूक हो सके, महिलाओं के प्रति उनके दिल में भी सम्मान की जो भावना है वो बढ़ सके। लेकिन सूचना अधिकार कानून से कई राज्यों के अलग अलग जो आंकड़े निकल के आए हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। जो सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े निकल के आए हैं उससे ये पता चलता है कि अभी भी कमोबेश महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है। उनके प्रति जो सम्मान की भावना है अभी भी कहीं ना कहीं उस सम्मान में कमी है। हम सबसे पहले आरटीआई का जिक्र करें और शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में एक आरटीआई लगी और ये जानने की कोशिश की गई कि जो दिल्ली की नई सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, क्या उसने महिला सुरक्षा से जुड़ी इन 16 महीनों में, पिछले 18 महीनों में क्या कोई बैठक की? तो सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी निकल के आई है कि अभी तक आम आदमी पार्टी यानी कि जो दिल्ली की सरकार है, महिला सुरक्षा से जुड़ी एक भी बैठक नहीं की है। इसके साथ साथ एक दूसरी आरटीआई उत्तर प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से ये पता चलता है कि पिछले 5 महीनों में 1112 से अधिक बलात्कार के मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। यूपी की एक और आरटीआई है जिसमें यह पता चला है कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में 121% की बढ़ोतरी हुई है महिला अपराधों में। अलग अलग अपराध हैं, वो बलात्कार के मामले हैं, छेड़खानी के मामले हैं, वो प्रताड़ना के कई मामले हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम महिलाओं को उनका सम्मान कब दिला पाएंगे, हम आखिर अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है उसमें हम परिवर्तन कब ला पाएंगे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ ऋतु पराशर जी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी जो दूसरी खास मेहमान हैं टीना शर्मा जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है, महिलाओं के मुद्दों पर भी काम करती रहती है। तो टीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी जो तीसरी खास मेहमान है योगिता भयाना जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है और निर्भया ज्योति फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं। तो योगिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम अपने कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले जो 3 आरटीआई हैं, दिल्ली यूपी की जो 2 आरटीआई हैं, उन पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। साल दर साल क्या महिलाओं के प्रति जो सम्मान की स्थिति है क्या सुधरी है या फिर सिर्फ अपराध के मामले ही बढ़े हैं? सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय महिलाओं का सही मायनों में सशक्तिकरण, आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता है। महिलाओं के सम्मान और समानता दोनों में बढ़ोतरी हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज, सरकार और परिवार मिलकर काम करें। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। देश भर से सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और कमोबेश सभी राज्यों का महिला सुरक्षा को लेकर एक जैसी ही स्थिति है, यानी कि महिला सुरक्षा पर राज्य सरकारें असफल रही हैं। अब बात करते हैं सूचना अधिकार कानून की। उत्तर प्रदेश की आरटीआई से पता चला कि 5 महीने में यूपी में 1112 बलात्कार के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए। 2014 की अपेक्षा 2015 में 3 गुना मामलों में बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। 2010 से 2014 के बीच महिला अपराधों की संख्या 36,735 हो गई। यूपी में 4 वर्षों में बलात्कार के मामलों में 121% की बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक वर्ष में 3,178 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली सरकार ने 16 महीनों में महिला सुरक्षा से जुड़ी एक भी बैठक नहीं की और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं है। दिल्ली में 2012 से 2014 के बीच सिर्फ 3 थानों में अगर महिला अपराध के मामले देखे जाएं तो 31,446 मामले दर्ज हुए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस स्थिति को हम कैसे बदल पाएंगे और महिलाओं को उनका हक कैसे मिलेगा? आखिर क्या कुछ किया जा सकता है? हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने महिला अपराधों के लिए एक शोध कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर केरल ने 68 करोड़ रुपए का विशेष बजट घोषित किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1090 और डायल 100 नंबर लॉन्च किया है। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी महिला अब FIR दर्ज करा सकती है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन की संख्या में बढ़ोतरी की जाए,
सड़क और शौचालयों के आसपास रोशनी का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। पुलिस थानों का डिजिटलीकरण, सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने चाहिए। 2 वर्षों में केंद्र सरकार 600 नए वन स्टॉप हेल्प सेंटर सखी स्थापित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही IM ट्रॉल नामक एक ऐप भी लॉन्च करेगी। महिला सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगे और उन्हें भी समान अधिकार ही नहीं, बराबर का सम्मान मिले। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है, लोगों की विचारधारा में अभी वो परिवर्तन नहीं आया। योगिता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा, जो निर्भया कांड है लगभग 5 साल होने वाले हैं। 2012 के बाद आपने कितने बदलाव देखे? क्या कुछ सुधार हुआ है लोगों की विचारधारा में, लोगों की सोच पर? ये जो प्रशासन की शैली है, इसमें क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए संतोष जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्भया जो केस हुआ उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको लागू करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करी गई। और जो सरकार पूरी उस मुद्दे के ऊपर बनी, महिला सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर जो सरकार बनी, उन्होंने आज तक महिला सुरक्षा की एक भी मीटिंग नहीं की। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो ही नहीं सकती। तो कैसे परिवर्तन आएगा जब ऐसी सरकारें जो बड़े बड़े विज्ञापन देकर अपना ही सेल्फ प्रचार करने में बिजी हैं, और अगर वो मीटिंग ही नहीं करेंगे, पहली शुरुआत मीटिंग से ही होती है, अगर आप मीटिंग ही नहीं करेंगे और अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे, आप देखेंगे ही नहीं कि आपके स्टेप क्या होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जब तक प्रशासन में विल पावर होगी कुछ बदलेगा। हाँ, 2 तरह की चीज़ें होती हैं अगर हम देखें, प्रशासन और पब्लिक। पब्लिक में थोड़ा बहुत चेंज फिर भी आया है, मैं बोलूँगी। पब्लिक में परसेप्शन में ये चेंज आया है, ना उस तबके में नहीं आया जहाँ पे होना चाहिए, बट कहीं कहीं ये चर्चाएँ हो रही हैं। मुझे अच्छा लगता है एटलीस्ट आप जैसे लोग, मीडिया जिस तरह से इस विषय पर गंभीरता से चर्चा कर रही है, किस तरह से एक्टिविस्ट लोगों ने इसको एक नई दिशा दी है, उसमें बदलाव ज़रूर आया है। बट प्रशासन एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे समाज पर। उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ 1-2 कानून इक्का दुक्का बदल गए। जब निर्भया के केस को ही अभी तक इंसाफ नहीं मिला, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और बाकी केसेस में क्या होगा? और आपने एक सवाल ये भी पूछा कि क्या बदलाव आया है। मुझे लगता है सब बोलते हैं केसेस की रिपोर्टिंग बढ़ी है, पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है इसलिए बढ़ रही है ना। तो आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? रोकने के लिए एक भी एफर्ट मैं आपको गिना सकती हूँ प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। टीना जी, मार्च आते ही हम लोग महिला की सुरक्षा, महिला सम्मान पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्या अभी भी तय हम नहीं कर पाए कि जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, प्रशासन की, परिवार की, किसकी जिम्मेदारी, कहाँ से शुरुआत होगी? मार्च आते ही मुझे लगता है कि मीडिया रिमाइंड कराता है। चर्चा तो तब शुरू होती है जब मीडिया रिमाइंड कराता है, और मीडिया हमेशा से रिमाइंड कराता है। इस बात में मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए, आप जैसे लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जो मार्च आते ही ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं और फिर उन लोगों को याद दिलाते हैं जो प्रशासन में बैठे हैं, जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑटोनमस बॉडीज देखते हैं कि जी कुछ कीजिए। पर मैं आपको आज की जो स्थिति है वो ये है कि NCW आप उठा के देख लीजिए, DCW उठा के, कि जितने भी स्टेट कमीशन है विमेन से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, वहाँ पर केसेस जो है वो 6-6 साल पीछे चल रहे हैं। मतलब 6 साल पीछे। एक रिसेंट अभी किसी ने अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी तो हमारी आपस में बातचीत हुई तो पता चला 6 साल पीछे केसेस को भी वो बोलते हैं कि आपको और कितना फास्ट चाहिए। तो जब ये सुनने को एक विक्टिम को मिलता है तो विक्टिम का हौसला टूट जाता है। विक्टिम को ऐसा लगता है कि हम किन से बात कर रहे हैं, जो लोग न्याय देना चाहते हैं, जिन लोगों को न्याय देना चाहिए, क्या वो न्याय देना भी चाहते हैं या नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली सरकार के बारे में, दिल्ली सरकार तो बिल्कुल विमेन इश्यूज को इनकैश करके ही यहाँ तक पहुँची है। और निर्भया गैंगरेप से यहाँ पर आए थे, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। जिस टाइम लोगों ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को नकारा था तब आम पार्टी का जन्म हुआ और विमेन इश्यूज़ को लेकर आए, विमेन इश्यूज़ को बहुत इन्होंने गाया, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं किया। और एक आप तो ये कह रहे हैं वो उस लड़की को भूल गए, एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी जिसको आप DD न्यूज़ ने काफ़ी उसके इंटरव्यूज दिखाए, संतोष कोहली की माँ आज बहुत बुरे हालात में हैं। योगिता और मैं उनसे बिल्कुल टच में हैं। आज सुबह मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उनकी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिला। CBI इंक्वायरी बोला था कि हम सरकार में आए तो CBI इंक्वायरी कराएंगे, वो नहीं हुई। उनके बच्चे जो हैं वो कोई कमाने वाला नहीं है, घर में संतोष की डेथ हो चुकी है, संतोष का केस कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। कल सुबह हमारी SSP कौशाम्बी से मीटिंग थी, कल सुबह 10:30 बजे उन्होंने कैंसिल की, अब अगले हफ्ते की उन्होंने रखी है। तो ये हालात हो रहे हैं। जो लोग, इतनी मेहनती लड़कियां जो 25-25 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हुई हैं, जो मरी हैं, उनका तक पता नहीं चल रहा है। तो आप बताइए, हालात में कोई बदलाव नहीं है।
आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल कॉलेजों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? क्या वो सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से जो युवा हैं उनको जागरूक करके क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। स्कूल कॉलेजेस में ही स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सबको सेक्सुअल हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन के बारे में बताना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा उनके साथ होता है तो वो कौन सी बॉडीज़ हैं, कहाँ हैं जहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों के साथ बहुत अच्छे स्कूल में मोलेस्टेशंस हो रही है, बट बच्चे किसी से बात नहीं करते हैं, डरते हैं कि टीचर्स ने मोलेस्ट किया है। वो बहुत दिनों बाद अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं। तो यही वो चीज़ है, जो डर है उनके मन में नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए कल्प्रिट के मन में। बिल्कुल, मतलब डर के निकालने की जरूरत है। डर को निकालने की जरूरत है, एंड उनको ओपन होके बताना है कि एक ऐसा उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि स्कूल में जाके बता सके, अपने पेरेंट्स को बता सके। और पुलिस जो कि बिल्कुल हेल्प नहीं करती है, उनको हेल्पफुल बनना पड़ेगा। बिल्कुल, पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती कभी भी, किसी भी उसमें पुलिस हेल्प नहीं करती है। टीना जी, आपको लगता है कि पुलिस की कार्यशैली को बदलने की हम जरूरत है? पहले उनका भी जो इस वर्क पे- स्टाइल है वो बदलने की जरूरत आप ही के स्टूडियो में आपको याद है हमने बात की थी कि स्कूलों में क्या होना चाहिए। हमने कहा था स्कूलों में एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो स्कूल की नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की बात सुनी बाहर के जाए, लोग हों जो बाहर के लोग हों, जिसमें जो गवर्नमेंट को पैरेलली सपोर्ट करे। ये आप ही के एक प्रोग्राम में हमने ही डिस्कस किया था। तो ये ऐसा ही होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि काफी सारे यूनिवर्सिटीज में भी इसकी जरूरत है। विशाखा गाइडलाइंस इन प्लेस नहीं है, उस पर काम नहीं होता है, विशाखा गाइडलाइंस की नॉलेज नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हम सुनते हैं जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, जहां महिलाएं अगर घर भी चाहती है तो घर वाले बोलते हैं ढंग के कपड़े पहन के जाया करो, वर्क प्लेस पे आदमियों से ज्यादा बात मत करो, इसलिए तो कोई तुमको छेड़ता है। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो एक विचारधारा है, ये हमारी बदली नहीं है संतोष, और ये मुझे लगता है कि बदलेगी भी नहीं जब तक हम जमीन से अपने आदमियों को और हमने अपने परिवारों को ठीक नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल आदमियों को भी ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, मैं तो औरतों को इसके लिए ब्लेम करना चाहूंगी, क्योंकि औरतें ही कहीं ना कहीं लड़कियों को और दबाती हैं, अपनी बच्चियों को और दबाती हैं, और उनको मतलब उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जाती है, उनको कहीं सपोर्ट नहीं किया जाता है, और एक लड़के और लड़की के बीच में दीवार खड़ा करने वाला भी हमारा समाज और हमारा परिवार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। योगिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले 4 सालों में दिल्ली सरकार को या फिर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने जितने भी निर्देश दिए हैं महिला सुरक्षा से जुड़े, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यायालय है वो निर्देश तो दे देते हैं, उनको उसका पालन नहीं हो पाता। फॉलो जी, तो बहुत अच्छा है अगर इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकारें इस चीज़ को मजाक ले रही हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा एक ऐसी चीज़ बन गया है, एक गेंद की तरह है, वो उसके पाले में फेंकता है तो वो उसके पाले में फेंकता है। पॉलिटिक्स ज़रूर होती है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम नहीं होता है। अगर हाई कोर्ट, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करके, और बहुत ज़रूरी है कोर्ट्स का इंटरफेरेंस, और उसका कड़ा नियम बनाकर इन सब लोगों को अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि महिला सुरक्षा एक ऐसी बॉल नहीं है जिसको आप एक दूसरे के पाले में फेंकें, बल्कि कार्य किया जाए, और प्लान ऑफ एक्शन की तरह एक रिपोर्ट जैसे कॉर्पोरेट कल्चर लाने की ज़रूरत है, और उसमें फॉलोअप एकदम कड़क बताना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स लिए हैं आपने। जरूरत है। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वर्क प्लेस में किसी के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो जिनके आसपास के जो दोस्त हैं, जो सहयोगी, क्या वो साथ उस समय साथ खड़े रहते हैं? संतोष, मैं सबसे पहले बोलूँगी मेरे साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था। मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ, रिलीजियस इंटरनेशनल एनजीओ जो कि न्यू दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है, वहाँ पे मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। मेरे साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। मैंने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में स्वाति मालीवाल को लेटर लिखा, क्योंकि स्वाति मालीवाल बहुत क्लोज थी उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसने वो केस टेकअप नहीं किया 2015 में। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इन सब कमिटीज़ में पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी आम आदमी को बहुत क्लोज थी, तो उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद मैं नेशनल कमीशन में गई, उन्होंने इस इशू को बिल्कुल नहीं लिया। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने मेरे को डिस्करेज किया कि आप मत जाइए, आपको हैरेसमेंट होगी। बट देन मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि लड़ना है, मरना है, और मुझे अपने लिए करना है। कहीं से मुझे बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट मैं इस देश की नारी हूँ और मैं लड़के ही रहूंगी। बिल्कुल। और मैं लड़ी और मैं बिल्कुल जीती हूँ वहाँ पे। अच्छा, आयोग का क्या रवैया रहा? आयोग का कोई कुछ नहीं था, मुझे थोड़ा अपने दबाव डलवाना पड़ा, और मैं बहुत हैरान थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी वहाँ पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी नहीं थी, और वहाँ पे विशाखा कमेटी के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। एंड वहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 चॉइस दी गई थी ओपनली, या तो आप कॉम्प्रोमाइज करो या आप जॉब छोड़ो। मेरा 20 साल का करियर पूरा खराब करने के चक्कर हुआ, मेरा करियर खराब थोड़े टाइम के लिए, पर मुझे अपने बलबूते पर, अपने उस पे मुझे पुलिस से लड़ना पड़ा, मुझे हर जगह लड़ना पड़ा, एंड फाइनली आई वन द केस। बहुत सही। फाइनली आई वन द केस। जी, योगिता जी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइट किया, आप में वो जज्बा और था करने का। बट ये जो सेक्सुअल हरासमेंट जो कमेटी बननी है विशाखा गाइडलाइंस की, एज रितु जी ऑल्सो से, टीना जी ने भी मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को पता भी नहीं है कि ढांचा क्या है इसका, क्योंकि ये कंपलसरी है या नहीं है, इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो अभी बहुत सारा काम इसके ऊपर भी, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर भी होना है, तभी तो महिलाओं में थोड़ा सा वो आत्मविश्वास आएगा जो आना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस आज के डेट में। अगर महिलाओं को, अगर आपने स्वाभिमान और ये सुरक्षा का ज़रा सा हौसला दिया, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। नहीं तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमें लग रहा है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे, हम बहुत रिग्रेसिव। टीना जी, आपने देखा कि मतलब दिल्ली देश की राजधानी का एक मामला है, महिला है जो पढ़ी लिखी महिला है, उसके साथ वर्क प्लेस में ऐसा होता है। तो बाकी अगर हम गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ तो हमें लगता है बहुत बुरी स्थिति होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि माइंडसेट ये है संस्थाओं का कि देखिए विशाखा गाइडलाइंस नहीं है, ऐसी कोई कमेटी नहीं है, तो देखिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी नहीं हो रहा है। जिस दिन ऐसी कमेटी कर देंगे, महिलाएं जो है वो केसेस लेके आ जाएंगी, तो लोग ये कल्प्रिट मानते हैं महिला को। लोग ये कहते हैं कि मतलब महिलाएं जानबूझ के ऐसा करती हैं, महिलाएं अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए ऐसा करती हैं। कहीं ना कहीं बॉसेस को डर लगने लगेगा, वो कहते हैं हमें कमरे में कैमरा लगाना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ महिला और हमारी कुलीग अगर मिलने आ रही है तो हम उससे बात तभी करेंगे जब कमरे में, मतलब इसका मजाक बनाया जाता है। ये रादर एक मॉकरी हो गया है कि जहां पर हम कानून का पालन नहीं करते और महिलाओं का मजाक बना रहे हैं। और देखिए कुछ परसेंटेज केसेस तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेंट किया है, हाई कोर्ट ने भी किया है कि कुछ परसेंट केसेस फेक होते हैं, बट क्या वो सब जगह नहीं होते हैं? क्या वो मर्डर केस में गलत लोग नहीं फंसते हैं? क्या वो रॉबरी के केस में गलत लोग नहीं फंसते हैं, या सही लोग जो है छूट नहीं जाते हैं? ऐसा तो सब जगह होता है, तो आप उसको टारगेट मत कीजिए। मुझे लगता है इसको बहुत जनरलाइज करके देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है कि हम 8 मार्च को महिलाओं को याद करते हैं, सारी महिलाएं टीवी पे बैठती हैं, हम भी बैठते हैं, ये भी बैठती हैं। ऐसा लगता है कि बड़ा मजाक सा हो गया है कि आप तभी इन लोगों को याद करते हैं जब आपको एक महिला दिवस मनाना होता है। वापस आएंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर हम सुधार कैसे कर सकते हैं, जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, प्रशासन की, परिवार की, और जो मानसिकता है उस मानसिकता को हम कैसे बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर उनको सम्मान, उनके प्रति जो सम्मान है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। सूचना अधिकार कानून से कई आंकड़े सामने निकल के आए, कई अलग अलग राज्यों के आंकड़े निकल के आए, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कमोबेश सभी राज्यों की स्थिति एक ही जैसी है। टीना जी, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये जो मानसिकता है, क्या पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, सिर्फ पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा बोलना चाहिए। फिर तो हम जेंडर जो है वो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं और एक वर्ग को हम नीचा दिखाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज की नज़रों में बदलाव आना चाहिए। ओवरऑल हमें जो हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, ये जो महिला संगठन हैं, इनकी समझ में बदलाव आना चाहिए। ये खुद ही डिस्करेज करती हैं केसेस को। अगर कोई रेप केस चला गया महिला संगठन में या नेशनल वुमेन कमीशन में, कितने धक्के उस लड़की को खाने पड़ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब ये संगठन जो है जहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, जहाँ पर कोई मतलब इन जो एक्टिविस्ट हैं उनमें से कोई महिला बैठे तो कुछ बदलाव आए। पार्लियामेंट में महिलाएं पहुंच जाती हैं तो अपनी कुर्सी सिक्योर कर ली, बाकी भाड़ में जाए। तो ऐसा जो माइंडसेट है महिलाओं का, हमारे ही अंदर की महिलाओं का, हमारी महिलाएं 11% ही सही, कुछ तो पार्लियामेंट में बैठी है, कुछ हमारे लिए बोले। 2 आंसू टपकाती हैं, निर्भया मर गई, 2 आंसू टपका दिए, गैंगरेप हो गया, 2 आंसू टपका दिए। कौन लड़ रहा है? जो पावरफुल महिलाएं हैं उनको लड़ना चाहिए, पर वो एक्टिविस्ट होती हैं, जैसे ही उनको एक कुर्सी मिलती है वो वहां जाके अपने मुंह पे टेप लगा लेती हैं। तो हम जैसी महिलाएं क्या करेंगे? हम तो चिल्ला सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी जो है वो आत्मा अपनी जगानी होगी कि हम महिला करते हैं, हम कितना महिला कर सकते हैं वो भी देखना होगा। मैं रितु जी आपसे जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है क्या कि डिजिटलाइजेशन का हम कितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन? क्योंकि अभी बहुत से थाने हैं, बहुत से कमीशंस हैं जहां पर ऑनलाइन आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या एक महिला घर बैठे ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट नहीं दर्ज करा सकती? बिल्कुल ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हम फेसबुक पे अपने ग्रुप बना सकते हैं, ट्विटर पे हम कर सकते हैं।
एंड थाने आजकल ज़्यादातर डिजिटल हो गए हैं, आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट्स भेज सकते हैं, पर इसके बाद भी मैंने ये देखा है कि पर्सनल विजिट्स की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आप जाते ही नहीं हो, आप जाते ही नहीं हो, लोगों से बात नहीं करते हो और उनके सामने रोते नहीं हो, गिड़गिड़ाते नहीं हो, तब तक आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लेता है, आगे जाती ही नहीं है वो कंप्लेंट। चार्जशीट फाइल करने में भी महीनों गुजर जाते हैं। पुलिस वाले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको कोई डर सा दिखाते हैं कि पता नहीं कौन सा वो भयानक सपना है, क्या भयानक चीज़ हो जाएगी। पर इन सब से हमें ऊपर आना पड़ेगा। और यस, ऑनलाइन हमें कैंपेन्स जो चल रही हैं, बहुत सारे, जैसे निर्भया रेप केस में ऑनलाइन कैंपेन ही चली थी, ठीक है, वो रेप केस अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, चल रहा है, बट बहुत डिजिटलाइजेशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। योगिता जी, सरकार वैसे काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है, काफ़ी ऐप लॉन्च कर रही है, हेल्पलाइन नंबर है, सखी के एक योजना बना रही है, तो उससे महिला जो है घरेलू समस्याओं को उससे कानूनी सलाह ले सकती है। तो बदलाव शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी भी इसको एक गति देने की ज़रूरत है, जन सहभागिता की ज़रूरत है। जी बिल्कुल संतोष, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहे हैं, पर मुझे लगता है वो खाना पूर्ति वाले मुझे दिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो काम होना है उसमें काफ़ी जड़ से काम करना पड़ेगा, मानसिकता पे काम करना पड़ेगा, जेंडर सेपरेशन पे काम करना पड़ेगा। और जो ये लोग बैठे हैं प्रशासन में, ये जो काम कर रहे हैं, आप उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी पार्टी में 70 से विधानसभाओं में से 6 महिलाएं को टिकट मिली और एक भी कैबिनेट में नहीं है? क्या उम्मीद कर सकते हैं वो अच्छे कानून या अच्छी ऐप्स या कुछ अच्छी सोच देंगे? नहीं। क्या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और एफिशिएंसी की डेफिनेटली जरूरत है। और एजुकेशन टू वुमेन बहुत जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि आपके जानकार के साथ किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप कैसे उसे सपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मुझे लगता है अब ये बीड़ा पब्लिक को ही उठाना पड़ा है और इनफैक्ट उठा लिया है निर्भया के बाद से। पब्लिक ही ज्यादा जागरूक होके काम कर रही है और मतलब जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है। एक बात आपको और देखनी पड़ेगी कि निर्भया में जिस तरह का अंबार लगा था लोगों का इंडिया गेट पे, जंतर मंतर पे, आज उनकी माताजी जो है वो 8 मार्च को भी बैठती हैं, 16 दिसंबर को भी बैठती हैं जंतर मंतर पे। कितने लोग आते हैं योगिता, और हम तो देखते हैं कितने लोग, मुश्किल से 50 लोग, मुश्किल से 100 लोग, 100 का भी नंबर नहीं है। तो लोग थक चुके हैं प्रशासन के सामने, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो हमें डिस्करेज कर रहे हैं। लास्ट कमेंट अपने तीनों मेहमानों से जानना चाहूंगा और शुरुआत में योगिता जी आपसे करूंगा कि कैसे बदलाव आएगा और अगर कुछ ऐसा मामला हो जाता है तो सूचना अधिकार कानून से क्या कुछ मदद मिल सकती है? जी डेफिनेटली, सूचना अधिकार से ही हमें पता चला कि सिर्फ बातें ही हुई हैं और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में डिस्कशन भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा टूल है हमारे जनता के पास, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सूचना अधिकार को डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिवेंशन पे काम होना पड़ेगा। केसेस होने के बाद ये हो जाए वो हो जाए, उसकी ज़्यादा ज़रूरी है कि केसेस ना हो, उस पर ध्यान हो हमारे प्रशासन का। टीना जी प्लीज। बिल्कुल, इसमें सूचना का अधिकार बहुत बड़ा रोल निभाता है और उसको रिपोर्ट करते हैं आप जैसे लोग, वो हमें और हौसला देता है, क्योंकि वो देश भर की महिलाएं सुनती हैं उसको। और जो आपका तो जो रीच है वो उसमें तो रूरल एरिया आता है, जहाँ की महिलाओं को सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जहाँ की महिलाओं को सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन कौन सी RTIs हैं वो लगा सकती हैं। RTI लगाते कैसे हैं? आप तो RTI का आपने फ़ोन नंबर दे रखा है, आप तो RTI उनको सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है और कोई मीडिया हाउस जो है RTI पे काम नहीं करता है। एक आप ही का मीडिया हाउस है जो RTI पे काम कर रहा है, तो ये बहुत कमेंडेबल है और हमें हौसला मिलता है इससे कि कोई टीवी चैनल ऐसा है जो RTI पे काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हमें उम्मीद है आपसे, और इस पे ज़्यादातर महिलाओं के केसेस आप उठाते हैं, ज़्यादातर महिलाओं के इश्यूज उठाते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ये कहीं आशा की किरण हमको दिखती है। रितु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम महिलाओं को उनका सम्मान कैसे दिला पाएंगे, कैसे उनको हम वो स्थिति पे ला पाएंगे जिसपे हम समानता का भाव हम देख सकें? मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में पनिशमेंट कहीं पर भी नहीं है, पनिशमेंट का डर नहीं है। बहुत ज़रूरत है लोगों के मन में पनिशमेंट का डर होना, कि मैंने कोई क्राइम किया है, सिन किया है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है। डेटरेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है औरतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सारी औरतें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। औरत ही औरत की हेल्प कर सकती है, जो कि होता नहीं है। औरत को आगे बढ़ना पड़ेगा, औरत को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए मीडिया की भी बहुत जरूरत है कि मीडिया अपने ऐसे प्रोग्राम्स करे, लोगों को बताए, एक इशू उठा ले, मीडिया ड्राइव चलाए महिलाओं के लिए ड्राइव चलाए। अभी राज्यसभा में बिल पास है, लोकसभा में बिल पास नहीं है, मीडिया ड्राइव चलाए। मीडिया को ड्राइव चलाना चाहिए कि कब महिलाओं का अधिकार मिलेगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि सबको मिलकर पार्लियामेंट में महिलाएं नहीं है तभी तो क्राइम हो रहा है, को पुरुषों को exactly. तब जाके कुछ बदलाव आ पाएगा। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जानने का कार्यक्रम में चर्चा की कि हम महिलाओं को उनका सम्मान कैसे दिला पाएंगे, क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो मार्च आते ही हम लोग महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इस मार्च के आने से या फिर चर्चा करने से कुछ बात बदलती नजर आ रही है? इसके लिए ये जरूरी है कि हमें मिलकर काम करना होगा, वो चाहे सरकार हो, प्रशासन हो या फिर परिवार हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। सबको अपनी अपनी भूमिका दिखानी होगी, दर्शानी होगी, तब जाकर कहीं सार्थक परिणाम आएंगे।
तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।